Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 8th of August 2024. First of all, we are talking about the imports from Japan will be turning more expensive. So why is that? उसके पीछे क्या reason है? तो first of all, yens is depreciating. Japanese yen जो है, it has been weakening against the US dollar and other currencies, also including the Indian rupee. जिसकी वजह से जो Japanese exports है, it will be more expensive for the Indian importers. इसके साथ साथ economic trend ग्लोबली देखते हैं तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है, साथ में शिपिंग कॉस्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं टू अ हायर ट्रेडिंग, टू अ हायर इंपोर्टिंग कॉस्ट। इसके साथ साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विद द जापान विच एम्स टू रिड्यूस द टैरिफ्स एंड बूस्ट द ट्रेड, इट इज करंटली अंडर रिव्यू। सो उसमें कोई भी चेंजेस आएंगे, अनसर्टेनिटी आएंगे एग्रीमेंट के अंदर, तो वो भी कॉस्ट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेंगे। इंडिया के टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम जापान इंक्लूड्स न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर एंड मशीनरी। कॉपर हम इंपोर्ट करते हैं जिसको कई इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, साउंड रिकॉर्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवा रहे हैं हम। इसके अलावा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मंगवा रहे हैं ऑफ द प्रेशियस मेटल्स, iron and steel and plastic and articles. Share of Japan in India's total import, it is 2.6%. And trade deficit जो है जापान के साथ वो भी इंक्रीज हुआ है हमारा विद टाइम। इसके साथ साथ इंडिया क्या कर सकता है इसको बोल सकते हैं कि बैलेंस करने के लिए, तो अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है, दूसरी कंट्रीज में भी देख सकता है ताकि एक सिंगल कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस ना हो। नेगोशिएट कर सकते हैं जापान के साथ, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स यहाँ पे रोल प्ले करेंगे री नेगोशिएट करने के लिए एफटीए को। इसके साथ साथ जिसके थ्रू हम एक सिक्योर और ज्यादा फेवरेबल टर्म्स के तरफ मिटिगेट कर पाएंगे। इसके अलावा लोकल प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर हो रहा है उसको भी हमें इनकरेज करना चाहिए ताकि इंपोर्ट्स पे रिलायंस हमारी कुछ हद तक कम होए। एंड देन बोल सकते हैं कि क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए एंड अपनी पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसीज को एडजस्ट करना चाहिए ताकि इम्पैक्ट जो है इंडियन बिजनेसमैन और कंज्यूमर्स के ऊपर वो मिनिमाइज कर पाए हम। सो ये कुछ जिस था अबाउट द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन which we are facing here. The next is bank liquidity surplus tops 2.5 trillion rupees. So जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है उसमें हमने शिफ्ट देखा है और लिक्विडिटी सरप्लस जो है 2.5 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच रहा है, जो कि एक नोटेबल चेंज है अगर प्रीवियसली डेफिसिट जो था उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। तो ये सरप्लस जो है इसमें बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इंक्रीज की है उससे उसकी वजह से एट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग्स जो है उसकी वजह से एट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बोल सकते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, जो सरप्लस है, इट में लीड टू मोर मार्केट वॉलेटिलिटी which is driven by the financial year end activities. शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसका हो सकता है जैसे कि impending tax payments या फिर जीएसटी पेमेंट्स, दे में absorb the excess liquidity. इसके अलावा इकोनॉमिक ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है हमारी, जो सरप्लस है उसको हम एक पॉजिटिव साइन की तरह देख सकते हैं फॉर आर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है और बोरोइंग एक्टिविटीज है वो यहाँ पे यही इंडिकेट करती है कि एक स्टेबल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेंशन है इस आर्टिकल में कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल एक मेंशन्ड है, दैट इज VRRR, दैट इज इट स्टैंड्स फॉर द वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शंस जो RBI कंडक्ट करता है टू अब्सॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी। तो ये फंक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें दो कीवर्ड्स है, एक तो रिवर्स रेपो रेट और एक है वेरिएबल रेट पे रिवर्स रेपो ऑक्शंस क्या कराए जाते हैं बाय RBI। तो रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे बैंक्स अपना सरप्लस RBI के पास पार्क करते हैं एंड इन एक्सचेंज दे गेट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल फ्रॉम RBI। सो इसमें देखना होगा कि RBI
एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करता है, तो जैसे यहाँ लिखा भी है कि यहाँ नहीं लिखा है कि कितना अमाउंट का वो VRR ऑक्शंस कराएंगे, तो जब तक वो लिमिट नहीं पहुंचती है तब तक ऑक्शन होता है, बिडिंग होती है, बैंक्स बिड करते हैं, एंड जो भी लोवेस्ट रिवर्स रेपो रेट आता है RBI उसको फाइनल कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वेरिएबल रेट पे रिवर्स रेपो ऑक्शंस होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, और ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो रेपो रेट हमें पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में बाय मंथली बेसिस पे उसको अनाउंस किया जाता है, एंड रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI lends to the commercial banks. So liquidity surplus है तो it is important to regulate because direct impact आता है on the inflation, and we are already like जो हमारा repo rate है that is again kept unchanged, status quo has been maintained. So main focus अभी हमारा यही है कि the inflation comes within the target range of 2% to 6%, और exact target is 4%. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग बिम्स्टेक। तो सबसे पहले बिम्स्टेक है क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया जो FTA साइन करने की बात कर रहा है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहा है, उसको हम कैसे और एडजस्ट कर सकते हैं, पूरे प्रोसेस को कैसे और फास्टन अप कर सकते हैं। सो इंडिया का रोल बिम्स्टेक के साथ काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके साथ साथ इकोनॉमिक लेवल पे हम इंगेज करते हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए जरूरी हो जाता है पूरे रीजन के अंदर। देन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया कोलैबोरेशन में भी डेवलप कर रहा है, फॉर एग्जांपल कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, एंड इसके साथ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल के बीच में भी एक व्हीकल एग्रीमेंट है जिसमें हम फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं। इसके साथ साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हम बढ़ा रहे हैं, एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी इंडिया प्रोवाइड करता है पूरे ही रीजन के अंदर। सो ओवरऑल बिम्स्टेक जो है ये कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, बट उसके साथ साथ कुछ टेंशंस भी हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं या फिर ओवरलैपिंग मेंबरशिप देखने को मिलती है जैसे कि सार्क। सो कैसे इसकी एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे रिवाइटलाइज कर सकते हैं। सो क्लियर गोल्स का सेट होना जरूरी है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के जो प्रोसीजर लॉन्ग हो रहा है उसको शॉर्ट करने के लिए एंड प्रिसाइज करने के लिए, इसके साथ साथ एंगेजमेंट इंक्रीज होए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होए, मीटिंग डायलॉग को हम इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा दें। बायलेटरल एग्रीमेंट्स जो हैं, जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि PTA जो है वो हम प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, टर्म्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें साथ में फोकस करना चाहिए बायलेटरल FTAs के ऊपर भी विद द इंडिविजुअल बिम्स्टेक मेंबर्स, जैसे कि थाईलैंड या फिर बांग्लादेश। और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी हम फोकस कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, या उनमें स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट की तरफ हम देख सकते हैं, ताकि ओवरऑल जो रीजनल कोऑपरेशन है हमारी वो बढ़ पाए। बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ टोटल अगर ट्रेड की बात करते हैं इंडिया की, तो 44.32 बिलियन डॉलर्स थी इन 2023 टू 24, जिसमें थाईलैंड जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था विद इन दी ब्लॉक। तो मेंबर कंट्रीज ऑफ बिम्स्टेक पता होना चाहिए, तो इट इंक्लूड्स इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। तो मालदीव्स नहीं है और पाकिस्तान नहीं है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जैसे ये आर्टिकल बात करें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट? सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मेन फोकस, if we go by the terminology itself, free trade, it is talking about elimination of, yeah, significant reduction of the tariffs or quotas or even the non-tariff barriers when we talk about the trade. In case of preferential trade agreement, here we are seeing that it is kind of a trade back between the countries where certain products preferential access to the markets of the member countries is focused upon. So इस केस में again preferential products and उन products की market access को और increase करने की बात की जाती है. And here also then we are talking about reduction of tariffs also, yeah, certain favorable terms and conditions. So that is why the word
preferential is there. And when we're talking about the scope of both of these, so the preferential trade agreement has more limited scope because again, this is talking about particular goods and services and specific sectors. So examples of preferential trade agreement is SAPTA, which is South Asian Preferential Trade Agreement, which is amongst the SAARC countries. And in case of, again, free trade agreement, there is NAFTA, North American Free Trade Agreement. And then India-ASEAN Free Trade Agreement is also there. So that is at, like, we are now preferring more at bilateral level. And what about मानसी जी the binding nature? दोनों में से binding कोई होता है? दोनों बाइंडिंग होते हैं. ठीक है. Okay. The next is regarding DMAT account. So सबसे पहले what is a DMAT account? Full form क्या है? DMAT, dematerialized form of account. D stands for, like, earlier if we talk about during 1990s, so उससे पहले जो trading होती थी वो physical account के through होती थी. आपकी physical presence होना in Bombay, it was a mandatory condition. उसके बिना आप invest या trade नहीं कर सकते थे stocks में. So then we came up with this reform, complete digitization. So DMAT account were introduced. Dematerialized form of trading, where even the shares can be traded digitally and virtually online. So that is there. And also Mansi, what is the difference between CDSL and NSDL and उनका role? CDSL is the Central Depository Services Limited. तो depository services है. NSDL is the National Services Depository Limited. तो when we're talking about NSC and BSC, तो एक तो दोनों का अलग function है. I think, एक minute, let me check for CDSL. It should be for BSC. CDSL BSC के लिए होगा. NSDL would be for the NSC. जितने भी stocks trade हो रहे हैं, तो all these shares, they are stored with the NSDL in a dematerialized form. So all that data is with them. So in a way, they are the main, we can say, regulators when it comes to this. So main function का यही है. And जैसे services क्या provide करते हैं? ये ऐसा कुछ specific different services होता है? ये depository services ही है दोनों की तरफ से. Okay. So shares या even securities. So CDSL, it was established in 1999. So as I mentioned that it is for BSC and to hold and transact the securities, and both are regulated by then SEBI. So NSDL, it was established in 1996 for NSC. So in this case, the promoters for NSDL is the National Stock Exchange, which is NSE, then Industrial Development Bank of India, IDBI, and the UTI, which is Unit Trust of India. So dematerialization, rematerialization, account maintenance, the data and the safety, settlement of trades किए जाते if you want to sell your trades, अगर आपने कुछ time period के लिए hold किया, so that is there. The next is regarding IT firms shifting focus to AI skilled new age roles. So new age roles क्या है? न्यू एज रोल्स AI एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है, उनकी डिजाइनिंग को लेके, इंजीनियरिंग को लेके. देन डेटा साइंटिस्ट, इसके साथ साथ ह्यूमन एंड AI कोलैबोरेशन स्पेशलिस्ट बेसिकली हम बोल सकते हैं पूरे सेक्टर के अंदर, एंड एनालाइज करने के लिए. एंड साइंटिस्ट फील्ड में न्यू एज रोल्स देखने को हमें मिलेंगे. बट क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि इज इंडिया रियली रेडी फॉर दीज न्यू एज रोल्स? क्या स्किलिंग हम उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं फ्रॉम आवर स्कूल लेवल एंड फ्रॉम आवर कॉलेज लेवल, जिसकी वजह से जो यूथ है हमारी, इज इट रियली रेडी? एंड देन कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑफ रूरल इंडिया विद दीज न्यू एज रोल्स? सो वो एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है. ट्रांसफॉर्मेशन
जो है इट इज ड्रिवन बाय द रैपिड एडवांसमेंट इन द एआई टेक्नोलॉजीज एंड जो उसका अडॉप्टेशन इंक्रीज हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर भी बोल सकते हैं, आईटी सेक्टर। सो जॉब्स पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट इसका आएगा? क्या एआई ऑटोमेशन के होने से कुछ जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे? एंड अगर रिप्लेस होंगे, क्योंकि वो रेपिटेटिव टास्क लेके आ रहे हैं, तो जो रिप्लेस जिनकी जॉब हो रही है उनकी स्किलिंग पे कैसे हम फोकस कर पाएंगे? सो अप स्किलिंग एंड देन ऑल्सो री स्किलिंग, दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज जहाँ पे शिफ्ट थोड़ा देखने को हमें मिलेगा ड्यू टू द न्यू एज रोल्स, उसमें टॉप पे हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें रोबोट्स का या फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए एआई का यूज हम कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर डायग्नोसिस के लिए, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ऑल्सो पेशेंट केयर के लिए भी हम हेल्थ केयर सेक्टर में देख सकते हैं न्यू रोल्स। फाइनेंस सेक्टर एंड ऑल्सो एजुकेशन सेक्टर, जिसमें ट्यूटरिंग सिस्टम हम बना सकते हैं, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं, ताकि पर्सनलाइज कर पाए और लर्निंग को। सो डेफिनेटली इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, बट उसका इंटीग्रेशन इंक्लूसिव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा फॉर इंडिया, वो एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। इसमें एक सबसे बड़ा रिफॉर्मेटरी चेंज जो बजट में अनाउंस हुआ अंडर द एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम वाज कि जो आईटीआई सेंटर्स हैं उसमें हम जो भी न्यू एज रोल्स हैं या जो टेक्नोलॉजीज है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो उनकी स्किलिंग पे आईटीआई सेंटर्स में हम फोकस करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग फॉरवर्ड जो जिस तरीके से अभी वो फंक्शन कर रहे हैं जिन भी स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है। So their role also becomes important in terms of upskilling and reskilling. The next is regarding regulating the real estate sector in Maharashtra. So Maharashtra Real Estate Regulatory Authority का यहाँ पे रोल आएगा। गवर्निंग बॉडी है जो कि ओवरसी करती है, रेगुलेट करती है पूरे हमारे रियल एस्टेट के सेक्टर को इन महाराष्ट्र। सो एक्ट में क्या एम किया है हमने? सबसे पहले बोल सकते हैं कि इट इज एमिंग टू रिड्यूस द रेगुलेट द ट्रांजैक्शंस, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं दैट आर कंप्लीटेड एंड उनको हम टाइमली हैंड ओवर करें। सो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने की हमने बात की है, जो कस्टमर है उसकी भी प्रोटेक्शन हम कर पाए, उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन कर पाए। इसके साथ साथ जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है वो उसको इम्पोर्टेंस दी गई है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी। इसके साथ साथ डिस्प्यूट जो होते हैं कंज्यूमर्स के बीच में एंड जो रियल एस्टेट लीडर्स होते हैं उनके बीच में, तो उसको कैसे हम डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें भी अथॉरिटी मेजर रोल प्ले करेगी। इंडस्ट्री के रिस्पॉन्स की बात करते हैं। इंडस्ट्री के रिस्पॉन्स की यहाँ पे बात करते हैं तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। 18,000 समथिंग एप्लीकेशंस भी आ चुके हैं एंड डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो भी इस मॉडल से सीख सकते हैं, जैसे कि गोवा जो कि एक इमर्जिंग हब है फॉर द रियल एस्टेट एंड एज अ सेकंड होम डेस्टिनेशन। तो कैसे पूरे प्रोसेस में सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी हम मेक श्योर करेंगे, उसमें एक रोल मॉडल की तरह हम महाराष्ट्र में भी जो रेरा है उसको कंसिडर कर सकते हैं। So इसमें हम ये बोल सकते हैं आर्टिकल हमारा फोकस इस तरफ लेके जाना चाहता है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे जो ग्राफ है वो हमें दिखा रहा है कि what is the highest number of RERA registered projects in different states. तो महाराष्ट्र में it is the highest, बाकी थोड़ा तमिलनाडु में ज्यादा है, बाकी we can see कि rarely states में मतलब significant number of RERA registered projects है। So इसको मैंडेटरी करना इम्पोर्टेंट है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि इसका इंक्लूजन स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर भी होना चाहिए जब हम बात करते हैं अर्बन प्लानिंग की। सो प्लान सिटीज में इसका रोल वुड बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज this decides the legality of the property also, the safety and the standards which are being ensured when it is under construction stage, and even this would be significant for the safety of the workers also. इसके अलावा जो 3 मेजर फोकस एरियाज यहाँ पे बोला जा रहा है, मेकिंग दिस मैंडेटरी, सेकेंडली मेकिंग द ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट, एंड
abiding with the delivery timeline of the projects, so that there is no mismanagement of the finances by the promoters, which is again we have seen many cases. In case of like Unitech, we have seen. In case of Amrapali Builders, we have seen this case that the funds are diverted. Then the stress shows up in unsecured loans. So unsecured loans जो पर्सनल लोन्स है या फिर क्रेडिट कार्ड पे डेट है, उनको ही मानसिटी कंसिडर करेंगे अनसिक्योर्ड लोन्स, एंड उनकी हाँ, वजह these से are यहाँ पे हम examples. Unsecured loans को अगर डिफाइन करना होता है तो we state कि they are uncollateralized loans. कोई collateral pledge नहीं किया जाता है against such types of loans, so that is why they are unsecured. yes, तो उनकी वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि there is increasing defaults and also increasing non-performance assets. So over lending या फिर poor credit assessment, उसकी वजह से जॉब किसी का जा रहा है या फिर इनकम रिड्यूस हो रही है, उसकी वजह से बोल सकते हैं कि इनमें इंक्रीज हमने देखा है, वही एट्रीब्यूट भी कर रहे हैं यहाँ पे. तो इसके लिए एक जो रेगुलेटरी स्टेप आरबीआई ने लिया था फ्यू टाइम बैक, that was increasing the CAR, the capital adequacy ratio to 125%, but still the risk remains. तो जो आरबीआई इसके लिए लेंडिंग नॉर्म्स को टाइटन करेगा बोल सकते हैं हम. इसके साथ साथ क्रेडिट रिपोर्टिंग को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, एंड इसके साथ बोरोअर और जो लेंडर है उनका भी यहाँ पे रोल आ जाता है कि जो बोरोअर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंड एसेस करे कि रीपेमेंट कैपेसिटी उनकी इतनी है कि नहीं है. तो डेट रीपेमेंट को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए लोन लेने के टाइम बाय दी बोरोअर्स, एंड लेंडर्स के लिए भी क्रेडिट चेक्स करना एंड रियलिस्टिक इंटरेस्ट रेट सेट करना जरूरी हो जाता है. Then bad bank aims to buy rupees 2 trillion of stressed assets by financial year 26. And NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited, इनका क्या रोल आ जाता है यहाँ पे? ओके, This is a bad bank. बैड बैंक. बैड बैंक है ये, जो बनाया गया था अभी. NARCL एंड IDRCL, ये दोनों थे, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड. सो इसमें एक यही है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा, क्लीनिंग ऑफ द बैंक्स बैलेंस शीट, दे कैन फोकस अपॉन देयर मेन कोर बिजनेस, and this would, in a way, it would be like a temporary reduction in the NPAs on the part of the bank's balance sheet, but in true sense we cannot say कि NPA decline हुए हैं, because that is merely being bought by these ARC companies. So ARC companies जो है, then they go ahead कि कितना percentage of जो लोन अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं. एंड इन दिस केस वी से कि जो बोरोवर की डेट ऑब्लिगेशन है, जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस अगर NARCL या ARC कंपनीज ने NPAs को बाय किया है, तो उनकी ऑब्लिगेशन कम नहीं होती है किसी भी तरीके से. या जब हम एनपीए को लॉस एसेट भी डिक्लेयर कर देते, कि लॉस एसेट होता है लास्ट स्टेप बिल्कुल, कि व्हेन देयर वेरी मिनिमल चांसेस ऑफ रिकवरिंग दैट अमाउंट, तो इवन उस केस में भी वी कैन नॉट से कि बोरोवर की डेट ऑब्लिगेशंस डू नॉट एग्जिस्ट, दैट स्टिल रिमेन्स द सेम. एंड एक और यहाँ कीवर्ड है स्विस चैलेंज. तो स्विस चैलेंज, एक मिनट सी. सो ये भी एक मेथड है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, which is used by again the government या the public sector companies, and इसमें bidding की जाती है in the context of infrastructure development projects and the public private partnership projects. So merely like एक bidding process ही इसका एक unique element जो है. तो this allows the third party to submit a bid for the project, and then transparent manner में the allocation can take place. तो रोड्स There और is हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज किया जाता है यूजुअली. स्विस मेथड. कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, MP, बिहार, पंजाब, गुजरात, यहाँ पे. तो स्पेसिफिकली इसको इंडिया में हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा यूज किया गया है.
वो कवर कर लो मानसी। ओके, फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल की हम हमेशा बात करते हैं, तो फाइनेंस बिल इज अ पार्ट ऑफ द बजट। दो सब कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, फाइनेंस बिल एंड द एप्रोप्रिएशन बिल। तो फाइनेंस बिल बात करता है कि व्हाट आर द प्रपोज्ड tax changes, and it also contains the details about government's revenue and government's expenditure. So in that case, it comes under Article 110, and this is a money bill. It requires the recommendation of the president also, and this can only be presented in the Lok Sabha, not in Rajya Sabha. So Rajya Sabha is, we can say in this case, it is having recommendatory role only, and they have to pass it within 14 days of time period. So this is finance bill when it is talking about specifically taxes and government expenditure. And when we're talking about financial bills, so financial bill में it can include the element of taxes, but उसके साथ कोई और element की भी बात की जाती है. तो it is not only specific to taxation. So that is finance bill category 1, which can be a money bill also, and that power is in the hands of the Lok Sabha speaker. It can be, it is not mandatory. And when we're talking about financial bill category 2, so that can be also like related to any other aspect, and it won't be related to the expenditure or putting money into the consolidated fund of India. So anything which is outside the Article 110 of the Constitution would be financial bill category 2, and it cannot be a money bill. So both the types of financial bills, they have to be recommended by the president before, and financial bill category 2 is an ordinary bill. So this is the difference between these two. India's lifestyle market heads to $210 billion, and Gen Z जो है वो लीड कर रहे हैं इसमें. They account for 20 to 25%. So Gen Z जो लोग सबसे पहले 1997 से 2012 आई थिंक के बीच में हैं, they are born. इसके साथ साथ ये जो ग्रोथ देखी जा रही है लाइफस्टाइल मार्केट के अंदर, सो बोल सकते हैं कि वैल्यूज चेंज हो रही हैं, प्रेफरेंस चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं. एक इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड जो एक्सपेरिमेंटल स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुई है कहीं ना कहीं. तो जो मिडिल क्लास है वो ग्रो हो रही है, और उसके साथ साथ जो डिमांड है फॉर द लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स वो भी ग्रो हो रही है. सो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन बोल सकते हैं इंडिया के अंदर अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एस्पायर करते हैं कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होना चाहिए. डिजिटल सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल ब्रांड्स को वहां पे प्रमोट किया जाता है, उनको एक एस्थेटिक दिया जाता है, जिसको फिर जो पॉपुलेशन है या जेंजी है वो प्रीच करते हैं. तो ब्रॉडर कंज्यूमर बेस है लाइफस्टाइल मार्केट का इंडिया के अंदर, जिसमें यंगर जनरेशन तो है ही, साथ में विमेन एंड ऑल्सो द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द स्मॉल टाउन्स. सो वो भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करते हैं. सो फैशन हो गया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो गया, ऑल्सो फॉर हेल्थ, फूड एंड बेवरेजेस, ये सभी लाइफस्टाइल मार्केट के अंदर आ जाएगा. एंटरटेनमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात भी होती है इसके अंदर. तो ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट जो है उनका भी इसमें मेजर रोल होगा इसको प्रमोट करने में या फिर उसको और आगे बढ़ाने में. तो ई कॉमर्स पे जब हम शेयर की बात करते हैं फैशन की, तो इट इज 75%. तो बाकी सारे जो बच गए इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी सर्विसेज हैं, 75% इज फॉर दी फैशन. एंड जेन जी की जब हम बात कर रहे हैं, तो फास्ट फैशन एक कीवर्ड होगा. दे आर मोर एक्सपोज टू ग्लोबल ट्रेंड्स एंड स्टाइल्स. तो एक जो हम बोलते हैं कि दे वांट टू स्टेप आउट इन न्यू लुक एवरी टाइम दे आर गोइंग आउट, एंड देयर इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस. तो ये कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हम बोल सकते हैं. इसमें की हाईलाइट बता दो मानसी दी. जब हम ट्रेड ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है कंटेनर्स का, कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग. तो ये एक कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, मर्क्स. तो एक बार ऊपर करो. तो ऑर्डर्स एलएनजी शिप्स. तो जब हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की भी बात करते हैं, तो सस्टेनेबल फ्यूल ड्रिवन शिप्स की बात की जाती है. तो दिस इज वन वी आर सीइंग वन ऑफ द एग्जांपल्स, एंड टेक्स अ डिटोर on its green goals.
So in case of India, the significant role is played by the Container Corporation of India when we're talking about whether we'll be able to manufacture the sufficient quantities of containers which are important for the trade aspect. So in terms of increasing India's exports, one element which is important is the containers manufacturing. Second, we are talking about port-led development, redevelopment of the new ports, and reducing the जो हम रिस्पॉन्स टाइम की बात की जाती है. सो इन दैट ऑल्सो वी कंपेयर कि कुछ कंट्रीज में इट इज इन स्पेसिफिक आवर्स, बट इंडिया के केस में अभी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी डेज के टर्म्स में. So we need to reduce it to again specific hours in order to again increase more of the demand for India's commodities. And green fuel बाकी बात की जा रही है कि fuel efficiency is important. To green methanol, that is also an important fuel that is being looked into. तो ये तो global example है. यहाँ पे यही बात हो रही है और तो कुछ अलग नहीं है. तो शिपिंग इंडस्ट्री से हम एमिशंस कैसे कम कर सकते हैं? The next is regarding a trade policy for Viksit Bharat. Focus on reducing the tariffs and rethinking the pacts. So यहाँ पे बोला गया है कि India should resolve internal differences over the self-reliance and strengthen trade alliances to maximize the global opportunities. So क्या हम बोल सकते हैं मानसी दी कि जो सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है एंड हम फिर ट्रेड अलायंसेस पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं. नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं. ट्रेड अलायंसेस पे इंडिया फोकस कर रहा है, बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे हम फोकस कर रहे हैं. तो इंडिया के लिए सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो 1990s में हमारा एक गोल था कि वी विल बी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग. वो सिर्फ एक ये सिंपल आइडिया था ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इन केस ऑफ टुडेज जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, सो उसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी जब बोल रहे हैं तो दैट इज प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी, एंड देन री एक्सपोर्टिंग. सो इट इज नॉट एंड इवन इन केस ऑफ जब इम्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वी टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सो that is there, and promoting more of joint ventures in the manufacturing in case of India. So that is the main goal when we're talking about Atmanirbhar Bharat. एंड विकसित भारत में भी हम बोल सकते हैं कि एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जैसे कि एक्सपोर्ट बास्केट को भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इसके साथ साथ इंपोर्ट बास्केट को भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए. एफटीए का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है यहाँ पे, इसके साथ साथ मल्टी लैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस का रोल आ जाता है. ग्लोबल वैल्यू चेन्स में कैसे और हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपने आप को इंटीग्रेट कर पाएंगे, कैसे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट कर पाएंगे इन डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी. एंड इसके साथ साथ ग्रीन ट्रेड पॉलिसीज जो कि आगे आने वाले टाइम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. तो सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस को कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे उसके बारे में फ्रेमवर्क बनाएंगे, एंड क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए. सो रीयूज, रीसाइक्लिंग एंड अपसाइक्लिंग के कॉन्सेप्ट्स को ट्रेड प्रैक्टिसेस के साथ इंटीग्रेट करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जैसे कि हाई टेक इंडस्ट्रीज जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहां पे कैसे इनोवेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट रोल पीएलआई एंड आर&डी और ज्यादा अगर बढ़ेगा तो ही हमें उसका फायदा मिल पाएगा. साथ साथ में जैसे हमने देखा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो ई कॉमर्स पॉलिसीज, फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे रेगुलेट करें, कैसे स्ट्रेंथन करें, फिनटेक सेक्टर का इसमें रोल आ जाएगा. एंड लोकल लेवल पे जो एमएसएमई है हमारे, उनको कैसे बिग टेक फर्म्स के साथ हम जोड़ रहे हैं, उनकी पेमेंट में डिले ना हो एंड उनको उनके साथ हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कर पाए, ताकि ओवरऑल जो एक्सेस टू क्रेडिट है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज है, वो बढ़ पाए एंड ग्लोबल ट्रेड फेयर्स जो है उनमें भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ पाए. तो रीजनल लेवल पे तो हम फोकस कर ही रहे हैं, बट मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस एंड एफटीएस का भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल आ जाएगा.
बट चैलेंजेस भी इंडिया के लिए हैं कि ग्लोबली जो सप्लाई चेन है या फिर ट्रेड है उसमें अनसर्टेनिटी चल रहे हैं ड्यू टू द जियो पॉलिटिकल टेंशंस या फिर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज या फिर ट्रेड वॉर्स की वजह से। डब्ल्यूटीओ का इसमें रोल आ जाएगा टू एडवोकेट फॉर अ रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। सो रूल बेस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ लूप होल्स है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट फैसिलिटी। क्या हमारे पोर्ट फैसिलिटीज जो है वो इंटरनेशनल लेवल को मैच करती हैं, वो एक क्वेश्चन उठता है। इसके साथ साथ कंपटीशन है दूसरे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स के साथ, जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री में भी हमने देखा था कंपटीशन है विद वियतनाम एंड बांग्लादेश, कंबोडिया। सो उनके साथ हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कंपटीशन देखा जाता है। तो क्वालिटी, इनोवेशन, ब्रांडिंग, हर चीज हर स्टेप के ऊपर हमें फोकस करना होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल इंडस्ट्रियल पार्क्स, बायो पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स हमें हेल्प करेंगे। एंड साथ साथ में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन को बढ़ाना। सो रीथिंक करने की जरूरत है हमें पूरे लेयर स्ट्रक्चर को जो हम इम्प्लीमेंट करें टू बिकम अ विकसित भारत, एंड हर लेयर पे इंटीग्रेशन करना एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग, इसको हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं ऑफ वेस्ट टू वंडर का, जिसमें जैसे कि धारावी स्लम के अंदर भी हमने देखा था कि एक रिसाइकलिंग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वेस्ट को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में हम कन्वर्ट करते हैं। या फिर दिल्ली का जो सीपी है वहां पे भी हम स्कल्पचर्स देख सकते हैं, उनको भी ऐसे ही क्रिएट किया गया है फ्रॉम द रिसाइकल मटेरियल्स, जैसे कि मेटल या फिर वुड। सो भूदेवी, tall metallic statue of woman surrounded by flowers, leaves, spiders and birds, इनको भी एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन है ऑफ मदर नेचर, मदर अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो। तो जरूरी हो जाता है वेस्ट टू वंडर या फिर वेस्ट टू एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इनकरेज करना। साथ साथ में बोल सकते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ हम एक कम्युनिटी का एंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। सांची तोराना भारत मंडपम ग्राउंड वहां पे प्लेस्ड है, एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट कल्चर। Then next is regarding the coaching centers. The coaching center tragedy must make us question the values we are teaching the children. सो डिवास्टेटिंग फायर इंसिडेंट्स भी देखे हैं हमने इंडिया में कई स्टेट्स के अंदर, जिसमें सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स दे लॉस्ट देयर लाइव्स। इसके साथ साथ कोचिंग इंडस्ट्री में हमने देखा कि कैसे उनको मिसलीड किया जाता है, या फिर जो पेरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बेयर करते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। सो कंपटीशन ओवर सेफ्टी जैसे वैल्यूज को हमें सिखाना चाहिए बच्चों को, प्रॉफिट ओवर पीपल एंड रूट लर्निंग ओवर क्रिटिकल थिंकिंग। सो इन सारी वैल्यूज को अगर हम बच्चों को भी सिखाएंगे तो बोल सकते हैं कि मेंटली एंड मॉरली वो स्ट्रांग बन पाएंगे। एंड इसका इम्पैक्ट जो आता है यंग लाइफ पे, फैमिलीज पे, कम्युनिटी पे, जो लॉस होता है ऑफ लाइफ का, जैसे कि कई स्टेट्स में देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं आफ्टर दी रिजल्ट्स कम इन, या फिर ट्रॉमा स्ट्रेस की वजह से, रेंट की वजह से भी हमने यूपीएससी एक एस्पिरेंट के बारे में सुना दिल्ली के अंदर, जिन्होंने रेंट बढ़ने की वजह से एंड देन ऑल्सो पेपर पास आ रहा था उसकी वजह से सुसाइड कमिट किया। तो हम देख सकते हैं कि ट्रॉमा और जो स्ट्रेस है उसका साइकोलॉजिकली कैसे इम्पैक्ट होता है, जिसके लिए जरूरी है कि हम रिफॉर्म्स लेके आए। एंड इसमें फैमिली का सेंट्रल रोल होगा, जो कि मॉरली बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं और उनको वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो प्रियोरिटी क्या है उसको रीथिंक करने की यहाँ पे जरूरत है, उसको रीवैल्यूएट करने की जरूरत है। क्या प्रायोरिटी हमारी होलिस्टिक एजुकेशन है जिसमें सेफ्टी, वेलबींग और वैल्यूज तीनों ही चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, या फिर वी आर जस्ट कंप्लीटिंग दी सिलेबस एंड आप फीस पहले ही ले लेते हैं और उसके बाद यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। सो क्या दिखाता है ये कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में?
तो यहाँ पे जैसे ये बात कर रहा है कि व्हाट वैल्यूज आर वी टीचिंग आवर चिल्ड्रन, तो वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट वैल्यूज आर ड्राइविंग द कोचिंग इंडस्ट्री, मेन प्रॉब्लम तो वहां से स्टार्ट हो रही है ना कोचिंग इंडस्ट्री की, जब हम बात कर रहे हैं वेदर इट इज ओनली प्रॉफिट ड्रिवन, ओनली कैपिटलिस्ट मॉडल। सो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कोई, देयर इज नो प्रॉपर वी कैन से methodology when it comes to deciding the fees. And then again जो बाकी provisions है, if there is student wants to withdraw from a particular coaching institute, so there is no provision of refunding the amount. And then again वो rent regulation वो सब तो है, तो what values are driving the coaching industry decides what values are being taught to the children there. इनको डेथ चेम्बर भी बोला गया है। हम्म स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने बोला है डेथ चैम्बर, तो बहुत बड़ी बात है। हम्म द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। इनको फायर क्लाउड भी बोलते हैं हम। एंड देयर आर टाइप ऑफ क्लाउड जो बड़े फायर्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन से आ रहे हैं या फिर वाइल्ड फायर की वजह से बन रहे हैं। सो हीट एंड मॉइस्चर का रोल आता है इनको फॉर्म होने में। इमेंस हीट होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए एटमॉस्फेयर के अंदर। जो हीट है वो एक अपड्राफ्ट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो एयर है फॉरेस्ट फायर या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से आ रही है वो रैपिडली ऊपर की तरफ राइज करती है। कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर्स की वजह से, क्लाउड्स बनते हैं। एंड बोल सकते हैं कि टावरिंग शेप में जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं वैसे हमें ये देखने को मिलते हैं। हाइट जो है इनकी, इट कैन ऑल्सो रीच अप टू 10,000 मीटर्स। डेंस होते हैं, वर्टिकली ग्रोथ होती है इनकी, जैसे कि थंडर स्टॉर्म के टाइम पे हम देखते हैं। बस डिफरेंस इतना है वो नेचुरली फॉर्म होते हैं। एंड ये होते हैं फायर या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से जो पायरोक्लास्टिक चीजें निकलती हैं उस स्मोक की वजह से। सो स्मोक एंड ऐश उनका रोल आता है इसको फॉर्म होने में। एंड दे कैन ऑल्सो इंजेक्ट द स्मोक एंड ऐश इनटू द